प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने वाले लोगों के पास बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स का नोटिस आ रहा है, और ख़ास करके जब आप प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हो। मान लीजिए 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है, स्टैम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में 60 लाख रुपए आप अकाउंट पर ले रहे हो और बाकी 40 लाख रुपए का आप कैश में ले रहे हो, और वहाँ पर तो ज़रूर आपके पास नोटिस आएगा ही आएगा। और यहीं पर देखिए, अक्सर लोग ये सोच नहीं पाते हैं कि ये जो पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है इसका मैं क्या करूं, बैंक में जा कर के जमा कर दूं क्या? यही गलती लोग करते हैं, बैंक में जा कर के पैसा को जमा कर देते हैं। जानेंगे इस वीडियो में एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि कुछ ऐसा ही हुआ था अश्विन भाई के साथ भी। अश्विन भाई के फेवर में यहाँ पर गुजरात हाईकोर्ट जजमेंट पास कर देते, इवन इफ वो अमाउंट एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट था, और वहां पर तो जरूर आपके पास नोटिस आएगा ही आएगा। किस तरीके से आएगा पता है? ITR में कुछ भी करके दिखा दोगे, 3 लाख दिखाते हो, 4 लाख दिखाते हो, पर बाद में जा करके 40 लाख का ट्रांजैक्शन हो रहा है, बैंक अकाउंट पर जमा हो रहा है, नोटिस तो आएगा ही। संदेह पैदा हो जाता है, अरे ये इंसान ITR में इतना रकम दिखा रहा है और बैंक में आ रहा है 40 लाख रुपए, सस्पिशियस है ना? तो इसी तरीके से आपको क्या गलती नहीं करना है, किस तरीके से आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हो, जानेंगे इस वीडियो में। बात क्लियर कर देती हूँ, ये वीडियो कभी भी उस चीज़ को प्रमोट नहीं करता है कि प्रॉपर्टी के मामले पर कैश में ट्रांजैक्शन करो और आप अपने आप को सेफ जोन में रखो। तो हाय एवरीवन, मैं हूँ एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ। सिंपल और सरल भाषा में कानूनी नॉलेज आप लोगों को पहुंचाती रहती हूँ ताकि आप अपने आप को कानूनी जागरूक बना सको। सो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़रूर हो सके तो शेयर कीजिएगा इसको। वीडियो को 2 पार्ट में बांट रही हूँ। सबसे पहले जानेंगे कानूनी प्रोविजन इनकम टैक्स रिलेटेड, उसके बाद रियल लाइफ एग्जाम्पल जहाँ पर पूरा का पूरा पैसा कैश में लिया गया था, 1 करोड़ रुपए, उससे ज़्यादा पैसा, फिर भी वो जा करके अपने आप को माफ करवा पाए थे इनकम टैक्स ऑफिसर्स के द्वारा। सबसे पहले देखिए, जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, वहां पर कैश का लिमिट रखा गया है सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपया। 20,000 से ऊपर आप कैश का लेन देन कर ही नहीं सकते हो, भारी पेनल्टी आपके ऊपर लगाया जाता है। कुछ केसेस पर 100% तक की पेनल्टी आपके ऊपर लगाया जाता है, यानी कि जो पैसा का लेन देन आप कर रहे हो वही सेम पैसा इनकम टैक्स अथॉरिटी को जमा करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 50 लाख का प्रॉपर्टी है, आप बोल रहे हो 49 लाख एंड 80,000 रुपए चेक के थ्रू या फिर DD के थ्रू या फिर RTGS भी आप कर सकते हो, और बोल रहे हो कि 19,000 रुपया मैं कैश में लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि 48 लाख मैं चेक के थ्रू या फिर DD के थ्रू मैं आपको दूंगा, लेकिन 2 लाख रुपए आपको मैं कैश में दूंगा, वहां पर इट इज अ प्रॉब्लम। बहुत बड़ी मुसीबत आपके लिए हो सकता है। डजंट मैटर ATM से पैसा निकलवाया गया है या फिर बैंक विड्रॉल किया गया है या फिर आप वो पैसा लोन में किसी से लेकर के आए हो, आपको जरूर नोटिस यहाँ पर आ सकता है। नोटिस आएगा सेक्शन 269(s). अभी यहीं पर रजिस्ट्रार के पास आप जाओगे रजिस्ट्री करवाने के लिए, वो कुछ भी नहीं देखेगा, सिर्फ और सिर्फ देखेगा प्रॉपर्टी का टाइटल डिस्प्यूटेड है या फिर नहीं है, कोई भी ऑनगोइंग कोर्ट केसेस चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, वो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कर देता है। लेकिन आपका जो पैन नंबर है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास वो भेज देगा, फिर जा करके आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी नोटिस भेजेगा वायलेशन करने के लिए। 271D के तहत पेनल्टी आपके ऊपर लगाया जाएगा। आयर के पास तो ऑप्शन रहता है, अगर वो सेटिस्फाई कर देता है, सेटिस्फैक्टरी रीजन बता देता है, तो उसको माफ किया जा सकता है। लेकिन सेलर क्या करेगा? 100% पेनल्टी सेलर के ऊपर लगाया जाएगा। यहीं पर सबसे पहले ऐसा कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये रहा लिस्ट। यहाँ पर ये सारा का सारा रूल लागू होगा, लेकिन एक्सेप्शन है रूरल एरिया में एग्रीकल्चरल लैंड। यहीं पर ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट के पास ऐसा ही एक केस आया। प्रॉपर्टी बेच करके जो आपका गेन हो रहा है उसको कहा जाएगा कैपिटल गेन। इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये टाइम लिमिट के ऊपर डिसाइड होता है। अगर आप कोई संपत्ति को 24 महीने से कम होल्ड करके रखे हो, यानी जिस दिन आप खरीद रहे हो और जिस दिन आप बेच रहे हो, ये दोनों चीज के बीच में 24 महीने से कम का समय लगा है, तो लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर ये समय 24 महीने से ऊपर चला जाता है
तो लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडेक्सेशन फैसिलिटी के साथ। अभी यहाँ पर इंडेक्सेशन फैसिलिटी क्या है? इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, जो कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में नहीं मिलता है। वहां पर टैक्स स्लैब के रेट के हिसाब से टैक्स चुकाना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ था, गुजरात हाईकोर्ट के सामने एक केस आया था जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा पैसा को कैश में लेन देन किया गया था संपत्ति खरीदने के लिए। पर्टिकुलर केस में ना ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट सेक्शन 54 का जो डिडक्शन है, कैश में जो ट्रांजैक्शन किया गया था रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, उसको अलाउ किए थे। अभी क्या है इसका फैक्ट्स, आप अपने केस पर किस तरीके से इसको लागू करवा सकते हो, चलिए जान लेते हैं। केस का नाम है अश्विन भाई बाबू भाई दुधत वर्सेस द इंटरिम बोर्ड फॉर सेटलमेंट। जस्ट 3 महीना पुराना ही जजमेंट है। तो फैक्ट्स ऑफ द केस, पेटिशनर एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदे थे, पूरा का पूरा 2 करोड़ 40 लाख रुपए कैश ट्रांजैक्शन करके। इनकम टैक्स अथॉरिटी को इस बात का पता चल जाता है और वो घर में आकर के रेड मार देते। अब रेड के दौरान वो बहुत सारी चीज सीज कर लेते। फिर सर्च के दौरान ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ लगता है, कुछ इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स, जिसको जब्त कर लिया जाता है असेसमेंट करने के लिए। अभी पिटिशनर सेटलमेंट कमीशन के पास सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन दाखिल कर देते। टोटल इनकम था ये फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ 99 लाख 15,288 रुपीज। और यहीं पर उन्होंने खुद ये बता दे, देखिए ये एक अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, लैंड बेचने और खरीदने के लिए ये सारा का सारा पैसा का ट्रांजैक्शन हुआ है। यही पैसा काम में लगा करके कुछ अनअकाउंटेड इन्वेस्टमेंट भी मैंने करी है एक बंगलो का कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए। और यहीं पर प्लीज जरा कानून को समझे, इसीलिए मैं इतनी बार एम्फसाइज कर रही हूँ, दैट इज सेक्शन 54 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। 54 का ये कहना है, अगर कोई इंसान को कैपिटल गेन हो रहा है और वो उसी कैपिटल गेन को काम में लगा रहा है और कोई संपत्ति में निवेश करने के लिए, तो वहां पर उनको एग्जेम्पशन मिलता है। यही कानून का फायदा इन्होंने उठाया। सब कुछ जब्त कर लिया गया था इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा। आगे चल के अंडर सेक्शन 54 कैपिटल गेन के लिए एग्जेम्पशन फाइल कर देता है, क्योंकि पिटिशनर बंगलो के लिए वो पैसा को इस्तेमाल कर रहा था इसके चलते। लेकिन इंटरिम बोर्ड के द्वारा एप्लीकेशन को डिनाई कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। 3 कारण बताया जाता है। ये जो क्लेम है इसका मांग इनिशियल इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं किया गया था। कोई भी एग्जेम्पशन आप नहीं क्लेम कर पाओगे जहां पर कोई कंसील्ड ट्रांजैक्शन, यानी कि छुपाने की कोशिश किया गया है, ऐसा ट्रांजैक्शन मौजूद है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, petitioner did not deposit the capital gain in the capital gain deposit scheme as required under section 54 subsection 2 of the income tax act। petitioner capital gain को डिपोजिट नहीं करे थे ये सेक्शन के अंदर। सारे के सारे एग्जेम्पशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है और यहीं पर मैटर आगे पहुंच जाता है एक रिट पिटिशन के थ्रू ऑनरेबल हाईकोर्ट के पास। हाईकोर्ट का डिसीजन भी आ जाता है और जजमेंट आता है अश्विन भाई के फेवर में। 3 रीजन ऑनरेबल हाईकोर्ट बताए। इंटरिम बोर्ड के पास कोई भी कानूनी रीजन नहीं है इनका क्लेम रिजेक्ट करने के लिए। डिडक्शन इनको मिलना चाहिए। सेल में जो कैश पोर्शन का इस्तेमाल किया गया था उसके ऊपर इनकम टैक्स अथॉरिटी को डायरेक्ट किए कि आप अपना ऑर्डर को जरा मॉडिफाई कीजिए और अश्विन भाई के कैपिटल गेन के ऊपर जो डिडक्शन होना चाहिए वो उनको दे दीजिए। फाइनल आदेश पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को मद्देनजर रखते हुए ये सारा का सारा डिडक्शन को दिया जाए कैपिटल गेन के ऊपर सेक्शन 54 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो ये जजमेंट से क्या समझ में आया आपको? जजमेंट क्लैरिफाई करता है इवन कैश में भी अगर प्रॉपर्टी में आप ट्रांजैक्शन करोगे तो वहां पर भी सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन आपको मिल सकता है इफ दे मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लॉ। अश्विन भाई के फेवर में जजमेंट पास कर देते और कहे कोर्ट रूल किए कि डिडक्शन जस्टिफाइड नहीं था ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स एंड प्रोविजंस ऑफ द लॉ। तमाम फैक्ट्स एंड तमाम मौजूदा एविडेंसेस को मद्देनजर रखते हुए ये डिडक्शन सही नहीं था। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।